हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हमारी क्लास है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की क्लास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, जिसे हम फिलअप बोलते हैं। जल्दी से जुड़ जाइए आप, और प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए, तो आज की क्लास में फिल इन द ब्लैंक्स में, इससे पहले की क्लास में मैंने इसकी फिल इन द ब्लैंक्स की 2 या 3 क्लास अपलोड कर दी है हमारे यूट्यूब चैनल पे। वहाँ प्लेलिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां आपको मिल जाएंगे ये सभी क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए। तो आज की जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो 62 से स्टार्ट हो रही है। 62 मतलब 61 तक के क्वेश्चन जो है वो अपलोड किए जा चुके हैं, 1 से लेके 61 तक। ठीक, आज हम 62 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 62 को यहां ले लेते हैं। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में ब्लैंक है। ऑफ ए पार्टनरशिप इज द चेंज इन रिलेशनशिप एमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स के रिलेशन में जब चेंज आता है तो क्या होता है? जब भी पार्टनर्स के रिलेशन चेंज हो जाते हैं तो होता है फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन। दोबारा से पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है कब? जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में पार्टनर्स बने, आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ, प्रॉफिट या लॉस को उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो हो सकता है इक्वल हुआ हो या जो भी रेशियो ने रखा हो। आगे चल के धीरे धीरे पार्टनर्स के रिलेशन चेंज होने लगे। अब उन लोगों ने बोला कि नहीं, अब पहले जैसे इक्वल पार्टनर्स का हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था अब इक्वल नहीं रहेगा, अब चेंज हो जाएगा। तो इस ये सब वजह किस चीज से होती है? दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक कारण बनता है, क्योंकि अगर पार्टनर्स के रिलेशन चेंज होते हैं तो फर्म का दोबारा से एग्रीमेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब होता है? जब पार्टनर्स के बीच के रिलेशन चेंज हो जाते हैं। पहले कुछ और बात थी और अब कुछ और बात हो गई। पहले के जो पार्टनर्स में रिलेशन जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कुछ अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। आगे चल के उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ अलग हो गया। तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है? जब पार्टनर्स के रिलेशन में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या कहलाएगा हमारा? रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप इज द चेंज इन रिलेशनशिप एमंग पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन चेंज होता है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक, नेक्स्ट 63। सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला में याद है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सिंपल है, तो सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आंसर क्या कहलाएगा हमारा? ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये तो सिंपल चीज है, आपको याद रहेगी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के कई सारे क्वेश्चन हमने अपनी क्लास में किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट। The sacrifice made by one partner of his share of profit towards other partners is, जब कोई एक पार्टनर अपने प्रॉफिट का शेयर दूसरे पार्टनर को सेक्रीफाइस करता है। अपने प्रॉफिट का शेयर, जब कोई एक पार्टनर है, फॉर एग्जांपल दो पार्टनर है ए और बी। ए जो पार्टनर है वो अपने प्रॉफिट का शेयर दूसरे पार्टनर को जब सेक्रीफाइस करता है तो उसे क्या कहते हैं? सेक्रीफाइस। तो क्या आंसर आएगा हमारा इसमें? आ जाएगा सेक्रीफाइस। द सेक्रीफाइस मेड बाय वन पार्टनर ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टूवर्ड्स अदर पार्टनर इज, तो वो चीज क्या कहलाएगी? जब एक पार्टनर अपने प्रॉफिट का शेयर दूसरे पार्टनर को देता है, दूसरे पार्टनर को जब सेक्रीफाइस करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइस। ठीक है, नेक्स्ट 65। गैनिंग रेशियो इक्वल, अब गैनिंग रेशियो का फॉर्मूला सिंपल है। गैनिंग रेशियो इक्वल, जैसे सेक्रीफाइस का क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, उसी तरह का गैनिंग क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, आंसर हमारा क्या कहलाएगा? ओल्ड रेशियो। ठीक, 66। गुडविल इज एन ब्लैंक एसेट। गुडविल किस तरह की एसेट है? हमने कई बार पढ़ रखा है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, अमूर्त संपत्ति, जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो ऐसे एसेट जिसको देख ना छू नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं हम? इंटेंजिबल, जिसका कोई मूर्त रूप नहीं है, मतलब किसको हम देख नहीं सकते। जैसे मशीनरी को देख सकते हैं, फर्नीचर को देख सकते हैं, बिल्डिंग को देख सकते हैं, लेकिन गुडविल को हम नहीं देख सकते, नहीं छू सकते। तो ये गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल है। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 के बाद 67 से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट,
चलिए इसको यहाँ ले लें। देखिए 67 स्टार्टिंग में ब्लैंक है, इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन गुडविल। गुडविल पर क्या नहीं लगता? तो गुडविल जिस चीज को हम देख नहीं सकते, जिस चीज को हम छू नहीं सकते, जो इंटेंजिबल एसेट्स है, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। तो इसका आंसर जो कहलाएगा हमारा क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि गुडविल एक इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है लेकिन इंटेंजिबल। जो चीज समय रहने के साथ साथ, समय निकलने के साथ साथ घिस नहीं रही, जिसकी रेट में कमी नहीं आ रही, जिसकी प्राइस कम नहीं हो रही, ठीक है, टाइम निकले उसके ऐसा नहीं हो रहा कि जैसे कोई मशीन हमने परचेज की, मशीन खरीदी, आज खरीद के लाए 10 लाख रुपए की, नेक्स्ट ईयर जब हम उसको बेचेंगे तो पूरे साल भर हमने प्रोडक्शन किया उससे, तो उसकी रेट धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो उस पर डेप लगता है, लेकिन गुडविल पर डेप नहीं लगता। तो डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन गुडविल, गुडविल पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। आंसर क्या कहलाएगा हमारा? डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, the right over the amount of goodwill rest with blank partners। देखिए राइट ओवर द अमाउंट ऑफ गुडविल रेस्ट, गुडविल जो गुडविल है वो किन पार्टनर्स को मिलती है? गुडविल, गुडविल जो है वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को मिलती है, नए पार्टनर का इससे कोई मतलब नहीं होता। ये एडमिशन का क्वेश्चन है हमारा। गुडविल का मतलब होता है जो भी गुडविल है वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिलती है। जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो वो गुडविल में जो राइट होता है वो किसका होता है? ओल्ड पार्टनर्स का। तो क्या आंसर कहलाएगा हमारा? ओल्ड। तो राइट ओवर द अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल पर जो राइट है वो किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का। नेक्स्ट, रिवोल्यूशन अकाउंट इज ए ब्लैंक अकाउंट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट का। ठीक है, ये हम सिंपल है, आपको याद होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट दोनों नॉमिनल नेचर के अकाउंट है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ठीक। नेक्स्ट 70, रिवोल्यूशन प्रॉफिट इज नॉट रिलेटेड टू ब्लैंक पार्टनर। जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट होता है वो किसको नहीं मिलता? हमने रिवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। रिवोल्यूशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का होता है, न्यू पार्टनर को इसमें कोई शेयर नहीं होता। जब नया पार्टनर फर्म में आता है और रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है तो उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के लिए होता है, नए पार्टनर को उसमें कुछ नहीं मिलता। तो रिवोल्यूशन प्रॉफिट इज नॉट रिलेटेड टू न्यू पार्टनर। आंसर क्या कहलाएगा हमारा? न्यू पार्टनर। नए पार्टनर को रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस नहीं मिलता। ठीक। नेक्स्ट, ऑन द एड 71, on the admission of a new partner increase in the value of assets is credited in। अब जब कोई नया पार्टनर आता है फर्म में, एडमिशन लेता है, तो वो ये बोल रहे हैं कि जो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो कहाँ क्रेडिट की जाती है? वैल्यू इंक्रीज, एसेट्स अगर इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, दोनों ही चीजें लिखी जाती हैं रिवोल्यूशन अकाउंट में। तो ये कहाँ लिखा जाएगा? रिवोल्यूशन में। जब भी कोई नया पार्टनर आता है, हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया हुआ है, दोबारा से एसेट्स लाइबिलिटी का रिवोल्यूशन होता है, तो एसेट्स अगर डिक्रीज होती हैं तो वो डेबिट होती हैं और इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होती हैं। तो ये लिखा हुआ है, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज होना क्रेडिट होता है कहाँ पर? रिवोल्यूशन अकाउंट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 के बाद से ये आ गया 72, इसको यहां ले लेते हैं। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज इज फर्म इज, अगर फर्म की लाइबिलिटीज की वैल्यू कम होती है तो क्या होगा? लाइबिलिटी अगर कम हो रही है तो प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। अगर एसेट्स कम होंगी तो लॉस होगा, और अगर लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो प्रॉफिट होगा। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज इज फर्म्स क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट। हमारा 72 का आंसर रहेगा प्रॉफिट। नेक्स्ट, बाय गेनिंग रेशियो देयर इज एन ब्लैंक इन द रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब गेनिंग रेशियो में क्या होता है? गेनिंग रेशियो में पुराने पार्टनर्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है, गेन होता है। ठीक है ना, गेनिंग रेशियो में। अब गेनिंग रेशियो का मतलब क्या है? गेनिंग रेशियो का मतलब है कि जैसे दो पार्टनर है और उनका जो रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकाल रहे हैं, तो अगर किसी पार्टनर को गेन हो रहा है दैट मीन्स उसका रेशियो बढ़ रहा है, और अगर सेक्रीफाइस हो रहा है तो उसका रेशियो कम हो रहा है। सेक्रीफाइस का मतलब वो अपने प्रॉफिट के जो शेयर है, शेयर जो प्रॉफिट का शेयर वो कम कर रहा है। गेन हो रहा है मतलब उसके प्रॉफिट का शेयर बढ़ रहा है। तो बाय गेनिंग रेशियो में देयर इज एन इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, पुराने पार्टनर्स का जो रेशियो होता है वो इंक्रीज होता है गेनिंग रेशियो में। सेक्रीफाइस रेशियो होता है तो क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक। नेक्स्ट,
ये दोबारा से आ गया शायद, गेन रेशियो इक्वल न्यू रेशियो माइनस, ये तो अभी हमने पढ़ लिया है, दोबारा से आ गया गेन रेशियो हमारा इक्वल न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये सिंपल से फॉर्मूले दोनों आप याद कर लेना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो इक्वल न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस रिजर्व फंड इज ट्रांसफर टू ब्लैंक कैपिटल अकाउंट। ये जो लाइफ इंश्योरेंस रिजर्व फंड होता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ना तो रिवोल्यूशन में आता ना कहीं और आता। लाइफ इंश्योरेंस जो फंड होता है वो पार्टनर्स का होता है और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो लाइफ इंश्योरेंस रिजर्व फंड इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 75। ठीक, नेक्स्ट 76, revaluation profit at the time of retirement of a partner is transferred to capital account of the partner in blank ratio। अब देखिए रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट होता है रिटायरमेंट के टाइम में, जब रिटायर पार्टनर को रिटायर होता है और रिवोल्यूशन अकाउंट बन रहा है, तो इसका जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल अकाउंट में, किसके? पार्टनर्स के। किस रेशियो में? तो रिटायरमेंट जब चैप्टर हम पढ़ा हुआ है हमने, इसमें कोई भी पार्टनर रिटायर होता है और रिवोल्यूशन अकाउंट बनता है तो वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही उसका प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओल्ड रेशियो में। नए रेशियोज में तो कोई बनते ही नहीं है कि, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर जो है वो जो जाएगा उसको भी रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस मिलेगा और जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको भी मिलेगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रिवोल्यूशन प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये चीज ट्रांसफर की जाती है, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट। ठीक, 77, व्हेन द बिजनेस ऑफ ए फर्म इज इलीगल देन ब्लैंक। व्हेन द बिजनेस ऑफ ए फर्म इज इलीगल देन ब्लैंक डिसोल्यूशन टेक प्लेस। अब जब फर्म का बिजनेस इलीगल हो, फर्म का अगर बिजनेस इलीगल हो तो कौन सा डिसोल्यूशन कहलाएगा? कंपलसरी डिसोल्यूशन। अगर फर्म इलीगल बिजनेस कर रही है, अगर उसकी बिजनेस की एक्टिविटी इलीगल है तो कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा उस फर्म का। तो व्हेन द बिजनेस ऑफ ए फर्म इज इलीगल देन कंपलसरी डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये 77 तक हो गया हमारा, ये आ गया 78 से। नेक्स्ट, when a partner knowingly violates the partnership agreement then dissolution blank takes place। अगर कोई पार्टनर जानबूझकर एग्रीमेंट को तोड़ता है, जानबूझकर, when a partner knowingly violates the partnership agreement, अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जानबूझकर तोड़ता है तो कौन सा डिसोल्यूशन होगा? डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अगर कोर्ट उसमें फिर हस्तक्षेप करेगा, अगर कोई पार्टनर अपना एग्रीमेंट को भूल जाता है या अपना एग्रीमेंट की जगह गलत मतलब गलत बात करता है, या जैसे ये कहते हैं कि एग्रीमेंट को नहीं मान रहा, वो सिंपल सी बात है, जानबूझकर, तो फिर डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। तो इसका आंसर रहेगा हमारा बाय कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म लॉसेस आर फर्स्ट पेड आउट ऑफ ब्लैंक। फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम में लॉसेस का पेमेंट, जो लॉस हुआ है उससे का जो पेमेंट किससे किया जाएगा? प्रॉफिट से किया जाएगा। जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट से उन लॉसेस का पेमेंट किया जाएगा, मतलब आउटसाइडर लायबिलिटी को पेमेंट, पहले आउटसाइडर लायबिलिटी को पेमेंट किया जाएगा। तो डिसोल्यूशन, फर्म के डिसोल्यूशन टाइम में लॉसेस आर फर्स्ट पेड आउट ऑफ, तो जो लॉस होते हैं उनका जो पेमेंट होगा वो कहां से होगा? प्रॉफिट से होगा। ठीक है, नेक्स्ट 80, आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैन ट्रांजैक्ट देयर ऑन ब्लैंक। फर्म के डिसोल्यूशन के बाद पार्टनर अगर चाहें तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या आएगा हमारा? बिजनेस। ठीक है, आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म कैन ट्रांजैक्ट देयर ऑन बिजनेस। डिसोल्यूशन, फर्म के डिसोल्यूशन के बाद में पार्टनर अगर चाहें तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या जाएगा आंसर? बिजनेस। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म लीड्स टू द डिसोल्यूशन ऑफ ब्लैंक। जब फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है तो पक्की बात है कि पार्टनरशिप का भी डिसोल्यूशन हो जाएगा। इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है, इसका मैं दूसरा अर्थ भी बता देता हूँ कि जैसे अगर फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो इसका मतलब है पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन पक्का ही है। अगर फर्म ही बंद हो गई तो पार्टनरशिप कहाँ से रहेगी? लेकिन अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, सिर्फ पार्टनरशिप का, तो फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि बाकी के जो पार्टनर होते हैं वो उसको दोबारा से फर्म को रीस्टार्ट कर देते हैं। ठीक है,
तो डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म लीड्स टू द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनरशिप का भी डिसोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 82 ब्लैंक है स्टार्टिंग में, शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू वोट ऑन ईच प्रपोजल, ऐसे शेयर होल्डर जिनको कंपनी के हर एक प्रपोजल में वोटिंग राइट होता है, हर एक मैटर में वोट डालने का अधिकार है। तो इसमें कौन से शेयर होल्डर कहलाएंगे, आपको सिंपल सा याद है, इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर ऐसे शेयर होल्डर हैं जिन्हें कंपनी के हर एक मैटर में हर एक प्रपोजल में वोटिंग राइट होता है, वोट डालने का अधिकार होता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू वोट ऑन ईच प्रपोजल, हर एक प्रपोजल में उनको वोटिंग राइट होता है। ठीक है, 82 कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 83 on the winding up of a company blank shareholders are returned the capital first, अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम कौन से शेयर होल्डर हैं जिन्हें कैपिटल पहले लौटाई जाएगी, कौन से शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्हें फर्स्ट कैपिटल का रिटर्न का राइट है, वो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दो तरह के शेयर होल्डर हैं कंपनी में, इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कंपनी के वाइंडिंग अप, कंपनी के समापन के टाइम, बंद हो रही है जब कंपनी, तो अगर किसी को कैपिटल, शेयर कैपिटल लौटाई जा रही है, कंपनी के पास अगर इतना सफिशिएंट फंड है कि कंपनी शेयर होल्डर को पैसा दे पा रही है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, तो आंसर क्या कहलाएगा हमारा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले अमाउंट दिया जाएगा। नेक्स्ट ब्लैंक है स्टार्टिंग में, आर ट्रीटेड एज ऑनर ऑफ द कंपनी, ओनर्स, कौन से शेयर होल्डर्स को कंपनी का ओनर्स कहा जाता है, बहुत सिंपल सा आंसर है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो एक्चुअल में कंपनी के ओनर होते हैं, मालिक होते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर आर द ट्रीटेड एज ऑनर ऑफ द कंपनी। ठीक, नेक्स्ट 85 कंपनी इज एन ब्लैंक क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे लॉ के द्वारा बनाया गया है, कानूनन द्वारा बनाई गया एक कृत्रिम व्यक्ति। हिंदी में अगर बात करें हम तो कानून के द्वारा, लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ के द्वारा जो बनाया गया है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, क्योंकि कंपनी की खुद की एक कॉमन सील होती है, कंपनी का एंटिटी, कंपनी का अस्तित्व उसके शेयर होल्डर से अलग होता है। कंपनी चाहे तो किसी के ऊपर भी केस कर सकती है और कोई और भी चाहे तो वो कंपनी पे केस कर सकता है अगर ऐसा कोई मैटर बनता है तो। ठीक है, तो आंसर क्या कहलाया, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। नेक्स्ट स्टार्टिंग में ब्लैंक है, इज ऑलवेज फुली पेड अप, क्या होते हैं फुली पेड अप, स्टॉक हमेशा फुली पेड अप होता है, स्टॉक जो है वो हमेशा फुली पेड अप होते हैं। तो आंसर क्या कहलाया हमारा, स्टॉक इज ऑलवेज फुली पेड अप। ठीक, नेक्स्ट जनरली इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जनरली 6 मंथ में दिया जाता है। ठीक है ना, तो जनरली इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, आंसर क्या कहलाएगा हमारा 6 मंथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 87 के बाद 88 से, इसको यहां ले लेते हैं हम। ठीक है, डिवेंचर होल्डर्स डू नॉट इंटरफेयर इन द ब्लैंक ऑफ कंपनी, डिवेंचर होल्डर कंपनी के किस चीज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते, कंपनी के मैनेजमेंट में, क्योंकि डिवेंचर होल्डर एक कंपनी की लाइबिलिटी है, आउटसाइडर लाइबिलिटी है, और कंपनी के किसी भी मैटर में उन्हें बोलने का राइट नहीं है, वोटिंग राइट नहीं है, मैनेजमेंट में किसी तरह का हस्तक्षेप वो नहीं कर सकते। तो डिवेंचर होल्डर डू नॉट इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी के मैनेजमेंट में वो दखल नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट 89 डिवेंचर होल्डर्स हैव नो राइट टू टेक पार्ट इन द ब्लैंक ऑफ कंपनी, डिवेंचर होल्डर को कंपनी में कि किस पार्ट का राइट नहीं है, तो किस पार्ट का राइट नहीं है, मैनेजमेंट का। ये भी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि डिवेंचर होल्डर इंटरफेयर भी नहीं कर सकते, और डिवेंचर होल्डर जो है वो मैनेजमेंट में किसी तरह से शामिल नहीं हो सकते, मैनेजमेंट का पार्ट वो नहीं है, उनको ये राइट नहीं है कि मैनेजमेंट के वो किसी तरह के मैटर में बात कर पाए। तो डिवेंचर होल्डर हैव नो राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, तो मैं डिवेंचर होल्डर जो है उन्हें किसी तरह का राइट नहीं है कंपनी के मैनेजमेंट में शामिल होने का। नेक्स्ट डिवेंचर होल्डर्स हैव प्रेफरेंस फॉर रिफंड ऑफ लोन ओवर ब्लैंक,
अब देखिए डिवेंचर होल्डर एक आउटसाइडर लायबिलिटी है, मैंने अभी बताया आपको कि डिवेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, तो अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो उनको प्रेफरेंस रहेगी अपना पैसा लेने की। तो किससे पहले? शेयर होल्डर से पहले। अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो पैसा जो लौटाया जाएगा तो पहले डिवेंचर होल्डर को लौटाया जाएगा और उसके बाद अगर पैसा बचता है तो वो शेयर होल्डर्स को लौटाया जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या कहलाएगा हमारा? शेयर होल्डर्स। डिवेंचर होल्डर्स हैव प्रेफरेंस फॉर रिफंड ऑफ लोन, मतलब डिवेंचर होल्डर ने जो पैसा दिया है कंपनी को उन्हें प्रेफरेंस रहेगी किससे पहले? शेयर होल्डर से पहले पैसा लेने की। ठीक। 91 डिवेंचर इज ए रिटर्न ब्लैंक ऑफ डेब्ट। डिवेंचर जो है वो लोन का क्या है? एक स्वीकृति पत्र, जिसे एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे उस डिवेंचर होल्डर ने अपने एक्सेप्टेंस दी है, जिसे हम बोल सकते हैं ना। तो डिवेंचर इज ए रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट, डेब्ट का एक एक्नॉलेजमेंट है डिवेंचर। ठीक। नेक्स्ट, डिवेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव राइट टू ब्लैंक। अब डिवेंचर होल्डर को किस चीज का राइट नहीं है? वोटिंग राइट नहीं है। किसी भी मैटर में वोटिंग राइट नहीं होता है डिवेंचर होल्डर को, ये आप बहुत अच्छे से याद रखना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी वोटिंग राइट होता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं मैटर में वोट करने का जो उनसे रिलेटेड हो। दो तरह के शेयर होल्डर हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोटिंग राइट है, लेकिन सिर्फ किस मैटर में? जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड हो। इक्विटी शेयर होल्डर को हर तरह के मैटर में वोटिंग राइट है, लेकिन डिवेंचर होल्डर को कंपनी के किसी भी मैटर में, किसी भी प्रपोजल में वोटिंग राइट नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या कहलाएगा हमारा? डिवेंचर होल्डर डू नॉट हैव राइट टू वोट। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं कुछ और टॉपिक लेकर आऊंगा, फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ और क्लास लेकर आऊंगा। तब तक आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, सब्सक्राइब ये करना जरूर ना भूले और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दें, क्लास 12 कॉमर्स और क्लास 11 कॉमर्स के। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।